हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे श्वसन की क्रियाविधि के बारे में। इससे पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था कि मानव में श्वसन तंत्र होता है, उनकी संरचना किस प्रकार की होती है और मानव के श्वसन तंत्र की पूरी संरचना हमने पढ़ ली थी। अब इसके बाद में देखिए श्वसन की क्रियाविधि। और श्वसन की क्रियाविधि या मुख्य रूप से हम देखेंगे श्वातन की क्रियाविधि होती है वो किस प्रकार से होती है। तो श्वसन की क्रियाविधि में आपको क्या ध्यान रखना है, मानव में श्वसन की क्रियाविधि होती है वो 2 चरणों में संपन्न होती है। तो मानव में श्वसन की क्रियाविधि 2 चरणों में संपन्न होती है। देखो एक चरण क्या होगा, श्वास को अंदर ग्रहण करना, और दूसरा चरण क्या होगा तो आपको ध्यान रखना श्वास को बाहर छोड़ना। तो इस प्रकार से मानव में श्वसन की क्रियाविधि 2 चरणों में संपन्न होती है। फर्स्ट चरण क्या है तो आप क्या ध्यान देंगे, फर्स्ट चरण होता है जिसे हम क्या कहेंगे तो आपको देखता है श्वास को अंदर की ओर ग्रहण करना, और सेकंड चरण क्या होगा श्वास को बाहर की ओर छोड़ना। तो इस प्रकार से पहली प्रक्रिया है वो कौन सी होगी, श्वास को अंदर ग्रहण करना, और श्वास को अंदर ग्रहण करना क्या कहलाता है, निश्वसन कहलाता है। या निश्वसन को ही हम क्या कहेंगे तो आपको ध्यान रखना है अंतःश्वसन कहा जाता है। तो पहली प्रक्रिया या पहला चरण कौन सा होगा, निश्वसन या अंतःश्वसन, और दूसरा चरण कौन सा होता है तो आपको ध्यान रखना बहिर्श्वसन, या हम बहिर्श्वसन को ही क्या कहते हैं तो आपको ध्यान रखना बहिर्श्वसन को हम कहेंगे उच्छ्वसन। तो इस प्रकार से 2 चरणों में होगी। एक आपको ध्यान रखना है अंतःश्वसन या जिसे हम क्या कहेंगे तो आपको ध्यान रखना है निश्वसन कहते हैं। दूसरी प्रक्रिया कौन सी होती है तो आपको वो दूसरी प्रक्रिया ध्यान रखनी है उच्छ्वसन, या जिसे हम क्या कहते हैं तो आपको ध्यान रखना है बहिर्श्वसन कहा जाता है। अब देखिए जो निश्वसन की प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है, तो उसमें देखिए निश्वसन होता है उस दौरान आप ध्यान देंगे तो वायुमंडल से वायु होती है उसको फेफड़ों के अंदर ग्रहण करना क्या कहलाता है तो निश्वसन कहलाता है। तो वायुमंडलीय वायु को वायुमंडल से वायु का फेफड़ों में भरना या वायुमंडल से वायु फेफड़ों में प्रवेश करना क्या कहलाता है, प्रवेश करने की क्रिया, फेफड़ों में प्रवेश करने की क्रिया क्या कहलाती है तो आपको ध्यान रखना है निश्वसन कहलाती है। तो इस प्रकार से प्रवेश करने की क्रिया क्या कहलाती है, निश्वसन कहलाती है। और आप ध्यान दीजिए तो आपको क्या ध्यान रखना है, निश्वसन की क्रिया होती है उस निश्वसन की क्रिया में आपको ध्यान रखना है ये सक्रिय क्रिया है, यानी यह प्रक्रिया किस प्रकार की है, या यह एक सक्रिय क्रिया है, यह हमें ध्यान रखना है ये सक्रिय क्रिया है। अर्थात इसमें किसकी आवश्यकता होगी, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसमें ऊर्जा की क्या होगी आवश्यकता होती है। तो ये सक्रिय क्रिया है जिसमें किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की, एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसके लिए क्या होगा तो आपको ध्यान रखना है इसमें 2 प्रकार की पेशियां, मैंने पहले भी बताया था कि जो एक पेशी होती है जिसे हम क्या कहते हैं अंतराप्रसुक पेशियां, जो कि बाह्य अंतराप्रसुक पेशियां और आंतरिक अंतराप्रसुक पेशियां होती हैं। 2 पसलियों के बीच की पेशियां होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं अंतराप्रसुक पेशियां कहते हैं। और अंतराप्रसुक पेशियों में से बाह्य अंतराप्रसुक पेशियां तथा डायाफ्राम होगा उनमें संकुचन होगा। तो इसमें क्या होगा तो ध्यान दीजिए, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो डायाफ्राम होगा उस डायाफ्राम में एवं बाह्य अंतराप्रसुक पेशियों में संकुचन होगा। डायाफ्राम एवं बाह्य अंतराप्रसुक पेशियों में क्या होगा तो आपको ध्यान रखना है बाह्य अंतराप्रसुक पेशियों में संकुचन होगा, पेशियों में संकुचन होता है। और इन पेशियों में संकुचन होने से ध्यान दीजिए इन पेशियों में संकुचन होता है और जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाएगा तो आपको ध्यान रखना डायाफ्राम होता है वह डायाफ्राम चपटा हो जाएगा। वैसे डायाफ्राम होता कैसा है, गुंबदाकार होता है, ये डायाफ्राम कैसा हो जाएगा चपटा हो जाता है। डायाफ्राम कैसा हो जाएगा चपटा हो जाता है एवं
पसलियाँ व स्टर्नम एवं पसलियाँ एवं स्टर्नम, पसलियाँ तथा स्टर्नम बाहर ऊपर की ओर उड़ जाती हैं, बाहर एवं ऊपर की ओर खींच जाती हैं, बाहर ऊपर की ओर खींच जाती हैं। और बाहर ऊपर की ओर खींच जाने के कारण से ध्यान दीजिए, बाहर ऊपर की ओर खींच जाती हैं जिससे वक्ष गुहा का आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और वक्ष गुहा का आयतन होगा वो बढ़ जाएगा। और वक्ष गुहा का आयतन बढ़ने के कारण से वक्ष गुहा के अंदर अंदर दाब होता है वह वायुमंडलीय दाब से कम हो जाता है, और दाब कम होने से बाहर से वायु अंदर की ओर खींच जाती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अंतःश्वसन कहा जाता है। देखो ध्यान दें, इस प्रकार से हमारे जो फेफड़े हैं उन फेफड़ों के अंदर क्या होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक तो कौन सा भाग होता है, डायफ्राम, जो कैसा हो जाएगा, चपटा हो जाता है। वैसे होता डोम शेप का, इस प्रकार से गुंबदाकार आकृति का होता है, परंतु ये कैसा हो जाएगा, चपटा हो जाएगा नीचे की ओर खींचने की वजह से। तो इस प्रकार से डायफ्राम होगा वो नीचे की ओर खींच जाएगा, और नीचे की ओर खींचने से आपको ध्यान रखना है कैसा हो जाएगा, इस प्रकार की आकृति में हो जाता है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, जो पसलियों के बीच की पेशियां होती है जिन्हें हम क्या कहते हैं, अंतरापरशुक पेशियां कहते हैं। और इन अंतरापरशुक पेशियों में क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है, इनमें आप ध्यान देंगे संकुचन होगा, और संकुचन होने से ये पसलियां भी बाहर ऊपर की ओर उठ जाती हैं, और बाहर ऊपर की ओर उठ जाने से वक्ष गुहा का आयतन क्या हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाएगा। और वक्ष गुहा का आयतन अगर बढ़ जाएगा तो इसके कारण से जो वायुमंडलीय दाब है उस दाब से अंदर का दाब होगा वह कम हो जाएगा, जिससे एयर है वह क्या कर लेगी, अंदर की ओर प्रवेश कर जाती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निःश्वसन या अंतःश्वसन कहा जाता है। तो यहाँ आपको ध्यान क्या रखना है, डायाफ्राम एवं बाह्य अंतरापरशुक पेशियां, यानी आपको क्या ध्यान रखना है, एक्सटर्नल आपको ध्यान रखना है, इंटरकोस्टल जो मसल्स होती हैं उस मसल्स में क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है इस प्रकार का जो संकुचन होगा। तो यहाँ संकुचन किसमें होता है, बाह्य अंतरापरशुक पेशियों में संकुचन होता है एवं डायफ्राम में संकुचन होता है, और जिसके फलस्वरूप डायफ्राम कैसा हो जाएगा, चपटा, और पसलियां तथा स्टर्नम होती हैं वह स्टर्नम ऊपर की ओर उठ जाती है, और स्टर्नम या जिसे उरोस्थी कहेंगे ऊपर की ओर उठने के कारण से वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाएगा, और वक्ष गुहा का आयतन बढ़ने के कारण से अंदर का वायुमंडलीय दाब बाहर के वायुमंडलीय दाब से कम हो जाएगा, जिसके कारण से वायु होती है वह अंदर की ओर खींच जाती है। तो ये प्रक्रिया होगी, उसे हम क्या कहेंगे, अंतःश्वसन या निःश्वसन कहा जाता है। और दूसरी प्रक्रिया होती है बहिःश्वसन, किसे कहेंगे, तो आपको ध्यान रखना है, फेफड़ों से वायु का बाहर मुक्त होना क्या कहलाता है, बहिःश्वसन या उच्छ्वसन कहलाता है। तो आप ध्यान दीजिए, फेफड़ों से CO2 युक्त वायु का वायुमंडल में या वातावरण में मुक्त होना, वातावरण में बाहर की ओर निकलना या मुक्त होना, बाहर की ओर निकलना क्या कहलाता है, तो आप ध्यान दीजिए, बाहर की ओर निकलना क्या कहलाएगा, बहिःश्वसन या जिसे हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना, उच्छ्वसन कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, उच्छ्वसन या बहिःश्वसन कहा जाता है। तो ये उच्छ्वसन या बहिःश्वसन की प्रक्रिया होती है, ये आप ध्यान दीजिए। तो आपको ध्यान रखना है, जो बहिःश्वसन की प्रक्रिया होती है वो विश्राम अवस्था में बहिःश्वसन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, यानी सामान्य जो श्वसन की प्रक्रिया हम ले रहे हैं उस अवस्था में, विश्राम अवस्था में जो श्वसन है वह निष्क्रिय प्रक्रिया है। उस श्वसन किस प्रकार की क्रिया है, तो आपको ध्यान रखना, निष्क्रिय क्रिया है, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। किस प्रकार की क्रिया है, निष्क्रिय क्रिया है, ये हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से विश्राम अवस्था में है, सामान्य श्वसन हम कर रहे हैं उस समय आप ध्यान देंगे तो ये किस प्रकार की प्रक्रिया, एक निष्क्रिय क्रिया है, ये हमें ध्यान रखना है। यानी इसमें क्या होगा, तो जब अंतःश्वसन हुआ था या निःश्वसन, उस समय जो डायफ्राम एवं बाह्य अंतरापरशुक पेशियों में संकुचन हुआ था वे पुनः क्या हो जाती है, अनुशिथिलित हो जाती है, जिसके कारण से डायफ्राम पुनः कैसा हो जाएगा, चपटा हो जाएगा, एवं पसलियां हैं वो पुनः अंदर की ओर धंस जाती हैं, और जिसके कारण से वक्ष गुहा का आयतन घट जाएगा, और आयतन घटने के कारण से वक्ष गुहा का आंतरिक दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से कुछ अधिक हो जाता है,
हैं, जिसके कारण से वायु बाहर की ओर निकल जाती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? बहिश्वसन। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये निष्क्रिय अवस्था है। इस प्रक्रिया में यानी इस प्रक्रिया में या इस प्रक्रिया में बहिर्श्वसन के दौरान संकुचित हुए डायाफ्राम एवं बाह्य अंतराप्रसूप पेशियां पुनः संतुलित होती हैं। इस प्रक्रिया में अंतःश्वसन के दौरान संकुचित डायाफ्राम एवं बाह्य अंतराप्रसूप पेशियां, ध्यान दीजिए, डायाफ्राम एवं कौन सा भाग? बाह्य अंतराप्रसूप पेशियां, डायाफ्राम एवं बाह्य अंतराप्रसूप पेशियां पुनः क्या हो जाएगी? तो आपको ध्यान रखना, बाह्य अंतराप्रसूप पेशियां पुनः अनुशिथिलित हो जाती हैं। पुनः क्या हो जाएगी? अनुशिथिलित हो जाती हैं। पुनः क्या हो जाएगी? अनुशिथिलित हो जाती हैं, जिससे डायाफ्राम कैसा हो जाएगा? पुनः गुबंदाकार हो जाता है। जिससे डायाफ्राम है वह कैसा हो जाएगा? पुनः गुबंदाकार हो जाता है। तो डायाफ्राम पुनः कैसा हो जाएगा? गुबंदाकार हो जाता है एवं पसलियां नीचे की ओर खींच जाती हैं। पसलियां व स्टर्नम नीचे की ओर खींच जाती हैं। पसलियां व स्टर्नम नीचे की ओर खींच जाती है और नीचे की ओर खींच जाती है तो उस समय क्या होगा? तो आपको क्या ध्यान रखना है? वापस से नीचे की ओर खींचने से जो डायफ्राम है, यहाँ ध्यान दीजिए, तो इसमें क्या हुआ? डायफ्राम वापस कैसा? गुबंदाकार। ये आयतन कम हो गया। साथ में आपको ध्यान रखना है, ये आयतन कम होने के कारण से और पसलियां अंदर की ओर धंसने के कारण से जो है वक्ष गुहा का आयतन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और वक्ष गुहा का आयतन कम होने से अंदर का वायुमंडलीय दाब है, अंदर का वायु का दाब है, वो वायु का दाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, जिससे एयर है वो अंदर से कहाँ निकल जाएगी? बाहर की ओर निकल जाती है। जिसके फलस्वरूप फेफड़ों की वायु का दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से कुछ अधिक हो जाता है, जिसके कारण से वायु होती है वह श्वसन मार्ग से बाहर की ओर निकल जाती है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उच्छ्वसन कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों प्रक्रिया हमें अच्छे से ध्यान रखनी। अब ध्यान दें, जब आप ध्यान दीजिए, अब योगाभ्यास करते हैं, बाबा रामदेव वाले योगाभ्यास करते हैं, यहाँ आपको ध्यान रखना है, जब आपको छींक आती है या आप खांसते हैं तो इस प्रकार से छींकते हैं, खांसते हैं, योगाभ्यास करते हैं तो उस समय बलपूर्वक बहिश्वसन होता है। उस समय क्या होगा? बलपूर्वक बहिश्वसन होता है। तो योगाभ्यास हो गया या छींकने खांसते समय या कोई भारी श्रम करते समय जो श्वसन होता है उस बहिश्वसन को हम क्या कहते हैं? बलपूर्वक बहिश्वसन कहा जाता है। तो छींकते, खांसते या फिर योगाभ्यास के समय बलपूर्वक बहिश्वसन होता है। बलपूर्वक क्या होगा? बहिश्वसन होता है। तो इस प्रकार से बलपूर्वक बहिश्वसन होगा, फोर्सेड एक्सपीरेशंस होगा, बलपूर्वक बहिश्वसन होता है। और बलपूर्वक बहिश्वसन होगा तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि इस प्रकार का बहिश्वसन होता है, यह एक सक्रिय क्रिया है। यह किस प्रकार की क्रिया है? सक्रिय क्रिया है। इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये किस प्रकार की क्रिया होगी? सक्रिय क्रिया होती है। इस दौरान आप ध्यान देंगे तो दो पेशियों में संकुचन होगा। मैंने आपको बताया भी था कि बलपूर्वक बहिश्वसन के समय ही आंतरिक अंतराप्रसूप पेशियों में संकुचन होता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर बलपूर्वक श्वसन करेंगे उस समय आंतरिक अंतराप्रसूप पेशियां एवं आपको ध्यान रखना है आंतरिक अंतराप्रसूप पेशियों एवं उदरीय पेशियों में। ध्यान दीजिए, उदर की पेशियों में क्या होगा? तेजी से संकुचन होगा। उदरीय पेशियों में क्या होगा? संकुचन होगा। और इनमें तेजी से संकुचन होने से उदर गुहा होगी, उसमें आप ध्यान देंगे तो आपको और अधिक दबाव बढ़ेगा और आंतरिक अंतराप्रसूप पेशियों में संकुचन होने से आयतन कम हो जाएगा, जिससे बलपूर्वक बहिश्वसन होता है। बलपूर्वक बहिश्वसन होता है। तो बलपूर्वक बहिश्वसन होगा, उसमें कौन कौन सी पेशियां काम करती है? तो आपको आंतरिक अंतराप्रसूप पेशियां एवं उदरीय पेशियों में तेजी से संकुचन होता है, जिसके फलस्वरूप बलपूर्वक बहिश्वसन की क्रियाविधि संपन्न होती है। जैसे हम बलपूर्वक
इस प्रकार से बलपूर्वक बाहर की ओर श्वास निकालेंगे तो उस प्रक्रिया के दौरान आंतरिक अंतरापरशुक पेशियां एवं उदरीय पेशियों के अंदर क्या होता है, संकुचन होता है। और इस प्रकार के संकुचन के फलस्वरूप जो बलपूर्वक वायु श्वसन होता है, इसके कारण से उस श्वसन और निश्वसन की क्रियाविधि के दौरान जो वायु होती है उस वायु का आयतन होता है वह बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से आपको ये सवाल पूछा जा सकता है कि निश्वसन है उस श्वसन होगा, उसका आयतन होता है वह किन पेशियों में संकुचन होने से अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आंतरिक अंतरापरशुक पेशियां। वैसे सामान्य अंतःश्वसन और बहिश्वसन होता है, उसमें कौन सी पेशियां काम करती हैं, बाह्य अंतरापरशुक पेशियां एवं डायफ्राम कार्य करते हैं। तो ये था वो आपको किसके बारे में ध्यान रखना है, श्वसन की क्रियाविधि के बारे में। श्वसन की क्रियाविधि को एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि श्वसन होता है वो मानव में श्वसन की क्रियाविधि होगी वो 2 चरणों में संपन्न होती है। पहला निश्वसन, दूसरा कौन सा ध्यान रखना, उच्छ्वसन ध्यान रखना है। निश्वसन का मतलब क्या, वायुमंडल से वायु का फेफड़ों में प्रवेश करने की क्रिया क्या कहलाती है, निश्वसन कहलाती है। जबकि फेफड़ों से CO2 युक्त वायु का वायुमंडल में बाहर की ओर निकलना या मुक्त होना क्या कहलाता है, बहिश्वसन कहलाता है। यहाँ ध्यान दीजिए तो निश्वसन की क्रिया ये सक्रिय क्रिया है, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जबकि विश्राम अवस्था में बहिश्वसन या उच्छ्वसन की क्रिया है वो निष्क्रिय क्रिया है, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, तो ऊर्जा इसके लिए आवश्यक नहीं होगी। अब ध्यान दीजिए निश्वसन के दौरान या इस प्रक्रिया के दौरान डायफ्राम एवं बाह्य अंतरापरशुक पेशियों में संकुचन होता है, जिससे डायफ्राम क्या सब जगह चपटा हो जाएगा, पसलियां तथा स्टर्नम बाहर ऊपर की ओर खिंच जाती हैं, जिससे वक्ष गुहा का आयतन होता है वह बढ़ जाएगा। आयतन बढ़ने से वक्ष गुहा के वायु का वायुदाब होगा वह वायुमंडलीय वायुदाब से कम हो जाता है, जिसके कारण से श्वसन मार्ग से वायु अंदर की ओर खिंच जाती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो अंतःश्वसन कहा जाता है। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि अगली प्रोसेस होगी, इस प्रक्रिया में क्या होगा, तो इस प्रक्रिया में जो अंतःश्वसन के दौरान संकुचित डायफ्राम हुआ था, यानी जो डायफ्राम चपटा हो गया था और बाह्य अंतरापरशुक पेशियां वो बाहर की ओर थी, यानी ये दोनों पुनः अनुसंतुलित होंगे, पुनः विश्राम अवस्था में आएंगी, जिससे डायफ्राम पुनः कैसा होगा, गोबंदाकार हो जाएगा और पसलियां और स्टर्नम नीचे की ओर खिंच जाती है, और जिसके कारण से वक्ष गुहा का आयतन होता है वो पुनः कम हो जाएगा, और आयतन पुनः घटने के कारण से अंदर के वायु का वायुदाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाता है, और जिसके कारण से श्वास है वो जो श्वसन मार्ग होगा उसके माध्यम से बाहर की ओर निकल जाती है, वायु बाहर की ओर निकल जाती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना उच्छ्वसन कहा जाता है। अब देखिए ध्यान दें, जब योगाभ्यास यहाँ छींकते हैं, खांसते हैं, उस समय बलपूर्वक बहिश्वसन होता है, बलपूर्वक उच्छ्वसन होता है। बलपूर्वक बहिश्वसन होता है उसमें आप ध्यान दीजिए तो ये सक्रिय क्रिया होती है, और इसमें 2 प्रकार की पेशियां काम करेगी, आंतरिक अंतरापरशुक पेशियां एवं उदरीय पेशियां। इनमें संकुचन होने के कारण से आप ध्यान देंगे तो पसलियां एवं उदरीय पेशियां होती है, उदरीय पेशियां ऊपर की ओर धकेलती हैं तथा पसलियां होगी वो नीचे की ओर खींचती हैं, जिसके कारण से आपको ध्यान रखना है कि जो वक्ष गुहा का आयतन तेजी से घटेगा, और जिसके कारण से तेजी से वायु होती है वह शरीर से बाहर निकल जाती हैं। तो इस प्रकार से बलपूर्वक वो श्वसन होता है, वो श्वसन किस प्रकार की क्रिया है, सक्रिय क्रिया है, जिसमें आंतरिक अंतरापरशुक पेशियां कार्य करती हैं। तो इस प्रकार से हमारा श्वसन की क्रियाविधि हमने पढ़ लिया। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि मानव में जो श्वसन संबंधी आयतन होते हैं उस बारे में अध्ययन करेंगे, और उसके बाद में हमारा टॉपिक बच जाता है वह श्वसन संबंधी कुछ व्याधियां हैं उस बारे में देखेंगे। बाकी श्वसन गैसों के जो एक्सचेंज या विनिमय होता है वो अपने सिलेबस में है नहीं, तो उस बारे में हम डिटेल से अध्ययन नहीं करेंगे। थैंक यू।